मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में राजनीतिक क्रांति की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितना फ्रांस के संविधान के निर्माण में, जितना अमेरिका के संविधान के निर्माण में। तो वस्तुतः भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय जनगण के विचार विमर्श की भूमिका महत्वपूर्ण रही और भारतीय जनगण जो विचार विमर्श के माध्यम से कुछ बातों को निश्चित किए, जो जन आकांक्षाओं की बातें थी उसको संविधान में रखने का उन्होंने प्रारंभ किया। और तीसरी बात, अतीत की परंपरा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में सभा, समिति, गण और विदत की चर्चा है और इन चारों के स्वरूप को देखें तो उसमें लोकतांत्रिक तत्व और गणतांत्रिक तत्व विद्यमान थे। अथर्ववेद में राजा के चुनाव की चर्चा है और वहां से देखें तो कहीं ना कहीं प्रातिनिधिक लोकतंत्र के वहां पर बीज देखा जा सकता है। फिर महाजनपद काल में कई गणराज्य विद्यमान थे, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, वैशाली के लिच्छवी। तो इस तरह से महाजनपद काल में भी कई गणतंत्र थे जिसमें गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक पद्धतियां और तत्व विद्यमान थे। इन सारे तत्वों के बाद में देखें तो अंग्रेजों के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उससे बहुत कुछ भारतीय संविधान में लिया गया। तो उन एक्टों की चर्चा हम लोग थोड़ा सा संवैधानिक दृष्टिकोण से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वो 1773 ईस्वी में आया था। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। दूसरा, यह एक लिखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में जितने देश के संविधान हैं उनमें से कुछ देश के संविधान लिखे हुए हैं और कुछ देश के संविधान अलिखित हैं। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो ये लिखित संविधान की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो दस्तावेज था वो लिखित था और भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है। तो एक स्रोत के रूप में आप वहां से इसका प्रेरणा देख सकते हैं। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को अब इसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह से एकीकरण के तत्व यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस दृष्टिकोण से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, जो 1774 ईस्वी से आगे जितना देर तक शासन किया बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इस सर्वोच्च न्यायालय के 3+1 अर्थात एक चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे और चीफ जस्टिस का नाम एलिजा इम्फे था और वे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो 1+3 जजों की व्यवस्था की गई थी और अभी भी अपने सर्वोच्च न्यायालय में देखें तो जजों की संख्या आपको 33 है, माने कि 1+33। गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह भी संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तत्व है कि गवर्नर जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए एक परिषद की सहमति की आवश्यकता होगी और उसमें 4 सदस्य होते थे, जिसमें फ्रांसिस था, बारवेल, मॉनसन और क्लेवरिंग था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सदस्यों के सहयोग से गवर्नर निर्णय लेते थे और यहाँ पर निर्णय में कई प्रकार की समस्या भी होती थी, वह एक अलग विषय है, लेकिन बहुमत से निर्णय लेना था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुंबई और चेन्नई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल के जो गवर्नर हैं अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, तो उसके अधीन अब मुंबई और चेन्नई के गवर्नर को कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4-5 बातें महत्वपूर्ण है जिसको प्रेरणा के रूप में किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान में देखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स था और उसी के द्वारा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें भी 2-3 बातें कही गई। सबसे पहली बात तो यह है कि पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और 1784 से लेकर के 1858 तक यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करता रहा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के तहत ले जाने की कोशिश की गई। दूसरी बात देखते हैं, कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य जो थे उसको अलग अलग करने की कोशिश की गई कि आप जो शासन चला रहे हैं वह एक अलग विषय है और आपके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वह अलग है। तो जो आप राजनीतिक कार्य संपादित कर रहे हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति भी आपकी बहुत कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वैतता की शुरुआत यहाँ पर सत्ता में होता हुआ दिख रहा है। और तीसरा, भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। इसी विषय से संबंधित है। ये राजनीतिक और जो ये व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जब उसको अलग अलग किया गया तो खास करके जो भारतीय मामले हैं जो शासन और प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जो राजनीति, न्याय और सेना से जुड़ा हुआ है, उन चीजों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया और यह सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आप देखें प्रेरणा के स्रोत के रूप में तो 2-3 बातें देखी जा सकती है। एक, केंद्रीकरण की तरफ बढ़ता हुआ भारत को यहाँ पर ब्रिटिश राज्य को देखा जा सकता है। अगला हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। केवल 2 अपवाद रह गए कि चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और चीन के साथ अगर कोई व्यापार वो करते हैं तो उसका भी एकाधिकार बना रहा। ये दोनों एकाधिकार, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार 1833 में समाप्त हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रबंध किया गया, उपबंध किया गया था और ये 1 लाख रुपया बहुत कम राशि थी। इतने बड़े देश, इतनी आबादी और एजुकेशन सिस्टम पर केवल 1 लाख रुपए दिए गए थे। यह बहुत कम राशि दे करके भारतीयों को मोटे तौर पर यहाँ हम देखते हैं कि अपमानित करने का प्रयास किया गया। और तीसरी बात देखते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करना, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की छूट दे दी गई और यही ईसाई मिशनरियां जो सामाजिक सांस्कृतिक हम देखते हैं आंदोलन के संदर्भ में या 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो सामाजिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुए थे वह भी एक कारण 1857 की क्रांति का बना था। तो यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता इसी एक्ट के तहत दी गई थी। कुल मिलाकर के देखें तो 1813 का जो एक्ट है वह संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी एक अंग के रूप में, संविधान के अंग के रूप में देखा जाना चाहिए और देखा गया है। अब 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। पहले हम देखते हैं 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। अब भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और पहला गवर्नर जनरल भारत का जो बना वो बेंटिक बना, जो 1833 से लेकर के 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। वैसे बेंटिक का समय पहले से 28 से ही है, तो 28 से 33 तक जो है वह बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा और बाद में 33 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। उसके बाद दूसरी बात की गई कि भारत के नागरिक, राजस्व एवं सैन्य संबंधी कार्यों को भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। स्वाभाविक है कि भारत के जो गवर्नर जनरल के पद पर जाएंगे तो 3 चीज कौन कौन, तो पहला सिविल, नागरिक से संबंधित, दूसरा राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित और तीसरा हम देखते हैं आर्मी से संबंधित, फोर्स से संबंधित। वो सारे कार्य जो हैं वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया, अर्थात भारत के गवर्नर जनरल की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। अगला हम देखते हैं कि कार्यपालिका एवं विधायिका को अलग करने का प्रयास किया गया। कानून बनाने का कार्य, विधि निर्माण के कार्य के लिए एक अलग संस्था को विकसित करने का पहला प्रयास 1833 के एक्ट में
में देखा जा सकता है। अगला हम देखते हैं विधि को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। विधि को संहिताबद्ध करने के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत को द्वितीय चरण में उपनिवेशवाद को ला करके अब यहाँ पर व्यवस्थित रूप से भारत का शोषण करना है, इसलिए कानून और नाना प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम देखते हैं विधि को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और एक विधि सदस्य के पद का सृजन किया गया और इस पद पर मैकाले को बैठाया गया। मैकाले उस समय ब्रिटिश प्रशासक थे और उनको इस पद पर बैठाया गया, लेकिन यह पद अस्थायी था। इसे अस्थायी 1853 के एक्ट में बनाया गया था। तो यहाँ पर मैकाले अस्थायी रूप से ये विधि सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं इस अधिनियम के धारा 87 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए जो जाति, धर्म, वंश, वर्ण, जन्म स्थान, इन सब को बैरियर बना करके भारतीयों को सरकारी नौकरी से बाहर रखा गया, प्रशासन से बाहर रखा गया, उसको इसके माध्यम से परित्याग कर दिया गया और कहा गया कि सरकारी नौकरी के लिए सभी योग्य हैं। इसमें जन्म, धर्म और जन्म स्थान, धर्म, जाति, वर्ण आदि की कोई भूमिका नहीं है। जो योग्य होंगे वो पद पर जाएंगे। अगला, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और यह कार्य विचार के स्तर पर तो आ गया, लेकिन व्यवहार के स्तर पर हम देखते हैं 1843 में ये आपको लागू हुआ। उस समय एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल था। तो एलन बरो के समय में यह दास प्रथा को पूर्ण रूपेण समाप्त किया गया 1843 में। और शासन प्रणाली को हम देखते हैं केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। 1833 के एक्ट में शासन प्रणाली को केंद्रीकृत किया गया था। तो ये आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और कुल मिलाकर के 1833 का एक्ट भारतीय संवैधानिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। 1853 के एक्ट की बात करें, चार्टर एक्ट की बात करें, तो खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ये खुली प्रतियोगिता जो है वो यहीं पर कहा गया था 1833 के एक्ट में कि कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर पद ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए खुली प्रतियोगिता को आधार बनाया गया और कहा गया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी, चयन किया जाएगा। और इसके लिए 1857 में पहली परीक्षा आयोजित की गई और वह परीक्षा लंदन में आयोजित की गई थी और 1857 से सिविल सेवा की परीक्षा होना प्रारंभ हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं विधि निर्माण हेतु भारतीयों को यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में, भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में स्थान दिया गया था और स्थानीय प्रतिनिधियों को इसमें महत्व देने की बात हुई और 6 सदस्य स्थानीय थे। तो यहाँ पर पहली बार विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और उसमें स्थानीय सदस्य अर्थात भारतीय सदस्यों को स्थान देने की बात हुई और उसमें 6 सदस्य भारतीय थे। इस तरह की व्यवस्था हम देखते हैं 1853 में किया गया और 1853 के एक्ट में ही एक सदस्य जो ये आपको विधि सदस्य थे उनके पद को अस्थायी कर दिया गया। तो जो ये भारत के गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें एक सदस्य न्यायिक सदस्य को अस्थायी सदस्य के स्थान पर रखा गया। अब हम लोग 1858 के भारत शासन अधिनियम पर विचार विमर्श करते हैं। इसमें कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दी गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से लेकर के शासन चला रहे थे, 1858 के अधिनियम के तहत उनके हाथ से सत्ता लेकर के और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में अर्थात ब्रिटिश महारानी के हाथ में या यूँ कहें ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में भारतीय सत्ता को दे दिया गया। और भारतीय सत्ता को चलाने के लिए एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया और ये भारत सचिव जो थे वो इंग्लैंड में रहते थे, लंदन में रहते थे और इनको सहायता देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जो 15 सदस्यीय परिषद होते थे और उस परिषद के प्रमुख भारत सचिव कहलाते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे और उनके द्वारा जो बातें निर्णय ली जाते थे उन्हीं निर्णय
निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए भारत में वायसराय का पद सृजित किया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे अब उनको वायसराय कहा गया और उन्हीं को सारा अधिकार दे दिया गया। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग के समय से हम देखते हैं सत्ता का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 से लेकर के 62 तक जो है वह वायसराय के रूप में रहा और वहाँ जो है वो कंपनी का शासन नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन वहाँ से चलना प्रारंभ हो गया। सभी शक्तियां वायसराय के हाथ में निहित कर दी गई। स्वाभाविक है क्योंकि भारत सचिव जो कहेंगे वही कार्य को वायसराय करेगा और भारत सचिव जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से भारत को ब्रिटेन का गुलाम बना लिया गया। उसके बाद अगला ब्रिटिश राज्यों को प्रांतों में बांट दिया गया क्योंकि अब तय हो गई, इस एक्ट के माध्यम से यह बात सोच ली गई थी कि अब भारत में ब्रिटिश राज्य का एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो बड़े विद्रोह हुए थे वहां से ब्रिटिशर्स ने इस रुख को पहचान लिया कि अब भारत में एक्सपेंशन संभव नहीं है, ब्रिटिश राज्य का विस्तार संभव नहीं है। अतः अब यहीं पर अपने राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, इतने ही बड़े राज्य को, और इन्हें प्रांत में बांट दिया जाए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब इसकी कोई भूमिका ही नहीं रही क्योंकि उसके जगह पर भारत सचिव का जो पद है वह सृजित कर दिया गया था। और ये द्वैतता जो शासन के थे जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनकी जो भूमिका थे उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो द्वैतता यहाँ पर समाप्त हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त होने के साथ ही। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम पर विचार विमर्श करते हैं। इससे अगर देखा जाए तो 1861 से पूर्व ही जैसे ही ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत आया कई कानून पारित किए गए, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1859 ईस्वी में लाया गया। इसी तरह से इंडियन पीनल कोड 1860 में लाया गया और फौजदारी कानून 1861 में लाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से पहले ही ये 3 महत्वपूर्ण कानून लाए गए और इन कानूनों से देश को अपने अनुकूल करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो 1861 के जो अधिनियम हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पोर्टफोलियो व्यवस्था की यहाँ से शुरुआत हुई, यानी कि जिसको हम लोग मंत्रालय का विभाजन कहते हैं उसकी शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम में देखा जा सकता है। दूसरी बात, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और यहीं से आप देखें कि हमारे संविधान में भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं और 6 महीना तक वो वैलिड रहता है। यह वायसराय का अध्यादेश भी 6 महीना के लिए वैलिड था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। अगला कि वायसराय के परिषद में भारतीयों को मनोनयन किया गया, भारतीय सदस्यों को नामजद किया गया और ये सदस्य जो होते थे वो मुख्य रूप से विधायी कार्यों को संपादित करते थे। तो विधायी कार्यों के लिए भारतीय सदस्यों का मनोनयन यहाँ प्रारंभ हुआ जो 6 से लेकर के 12 सदस्य तक हो सकते थे। ये मैक्सिमम है 12, मिनिमम 6, तो यहाँ से यहाँ तक हो सकते थे और विधायी कार्य करते थे। प्रशासन में इनकी प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं थी, लेकिन यहाँ भी गैर सरकारी सदस्यों का जो योगदान है, जो भूमिका है, वो सीमित ही थी। और दूसरा अगला, विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के जो राज्य थे, खास करके मुंबई और चेन्नई, इनको प्रांतीय परिषद दिया गया जो वहाँ पर वो कानून बना सकते थे और उस कानून को फिर उन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता था। तो इस तरह से विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। पोर्टफोलियो व्यवस्था का शुरुआत हुई और अध्यादेश की बात करें तो ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता रही। अब 1892 के एक्ट की बात करते हैं। 1892 भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो ये उदारवादियों के प्रयास से पारित किया गया था। अब हम लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद धीरे धीरे कांग्रेसियों ने और कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे उन्होंने और अन्य लोगों के प्रयास से शासन को भारत के पक्ष में करने की कोशिश की गई। उनकी कई
मांगे थे, लेकिन उनकी कुछ बातों को यहाँ पर स्वीकार किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि उदारवादियों के माध्यम से, के प्रयास से यह अधिनियम लाया गया था। क्या किया गया इसमें? तो प्रथम बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। और प्रत्यक्ष रूप से का अर्थ यह है कि वो मोटे तौर पर भाव के रूप में आया, लेकिन व्यवहार के रूप में निर्वाचन की बात यहाँ पर नहीं देखते हैं। दूसरा, परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और ये मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विधि निर्माण संस्था है, उन संस्थाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन यह 10 से 16 मैक्सिमम था, मिनिमम 10। लेकिन इसमें भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अगर देखें तो अभी भी आधा से कम ही थे। अर्थात अगर 16 है तो गैर सरकारी सदस्य 8 से कम होते थे। तो अभी भी बहुमत जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका नहीं, बल्कि सरकारी सदस्यों का ही था। और अगला जो सबसे बड़ी बात थी, बजट पर बहस करने का अधिकार इन सदस्यों को, जो 10 से 16 सदस्य हैं, उनको दिया गया था और उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। यद्यपि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के एक्ट में हमारे जो परिषद थे, केंद्रीय परिषद के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उनको दिया गया। एक बहुत बड़ी चीज थी यह संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से 1892 के भारत परिषद अधिनियम में बहुत कुछ वैसी चीजें दी गई जो उस समय तो उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, लेकिन भविष्य में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1892 के एक्ट, 1861 के एक्ट, 1858 का एक्ट, ये सारे एक्ट महत्वपूर्ण हैं और इन क्षेत्रों से कई प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आप लोग इनको देखें और जो कुछ इंपॉर्टेंट हो उनको आप लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।